राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं। पहला एंटीवायरस, सेकेंड बैकअप, थर्ड डेटा कंप्रेशन, फोर्थ डिस्क चेकर। हेलो, सुनाई दे रहा है ना? फिफ्थ हो जाएगा डिस्क क्लीनर। हेलो, फिर डिस्क कंप्रेशन। हेलो, फिर डिस्क पार्टीशन, फिर डिस्क फ्रेगमेंटर, फिर डिस्क स्टोरेज, फाइल मैनेजर्स, मेमोरी टेस्टर, नेटवर्क यूटिलिटी और स्क्रीन सेवर। लिख लिया? हेलो, हो गया ना सबका? वैष्णवी आपका हो गया? चलिए, किसके बाद? नेटवर्क यूटिलिटी के बाद? नेटवर्क यूटिलिटी के बाद है स्क्रीन सेवर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अब इसी में देखिए पेज नंबर 40 पे, अब इसमें देखिए 14 एग्जांपल्स हो गए होंगे आपको, गिनिए कितने हो गए हैं टोटल। जो कुछ छूट रहा होगा वो इसमें से नोट कर लेंगे। टेक्स्ट एडिटर एक और लिख लीजिएगा जो उसमें दिया है आपकी बुक में। 14 हो गए एग्जांपल्स। चलिए, ये होते हैं 14। इतने देखिए आपकी बुक में थोड़ा, आपकी बुक में एक्चुअली में इस 14 में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो दे दिया है, उसी का डिस्कशन किया है, उसी के बारे में दिया है। हमने इसलिए लिखवा दिया फॉर योर नॉलेज, नॉलेज के लिए आपके लिए पता होना चाहिए 14 होते हैं। क्योंकि कहीं अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं और वहां किसी ने ये इनमें से किसी का नाम ले दिया तो आप उस फालतू में जैसे बहस करें कि अरे नहीं इतने ही होते हैं हमारी बुक में, मैंने बैकअप पढ़ा है, कंप्रेशन यूटिलिटी पढ़ा है, डिस्क फ्रेगमेंटर पढ़ा है, एंटीवायरस, बस इतने ही तो पढ़े, आप ये नया नाम क्यों बता रहे हैं? तो आपको भी पता हो कि और भी होते हैं, इसलिए मैंने फॉर नॉलेज बेस्ड आपको लिखा दिया। ठीक है, चलिए इसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है मैंने बताया था। आप देखिए टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में देखिए पहला टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दैट असिस्ट यू टू क्रिएट एन एडिटेबल टेक्स्ट फाइल। तो ये इसका क्या होता है मतलब, टेक्स्ट एडिटर क्या करता है? ये ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है दैट असिस्ट यू टू क्रिएट एन एडिटेबल टेक्स्ट फाइल। मतलब कोई भी फाइल है, अगर टेक्स्ट फाइल है उसको एडिटेबल मतलब एडिट किया जा सके। तो टेक्स्ट एडिटर में देखो बेसिकली आज से आपने देखा होगा, वर्क किया है ना नोट पैड पे, वर्ड पैड पे। हेलो, किया है कि नहीं? तो वो चीज इसमें आ जाती है। यू कैन टाइप एनी टेक्सचुअल कंटेंट इन द लैंग्वेजेस प्रोवाइडेड बाय टेक्स्ट एडिटर। या एक जगह और भी टेक्स्ट एडिटर का यूज होता है, जैसे कि प्रोग्रामिंग में सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, या कोई आप पाइथन यूज कर रहे हैं हम लैंग्वेज, तो वहां पे इसका यूज होगा। वहां पे टेक्स्ट एडिटर में भी कोडिंग की जाती है। तो यहाँ लिखा हुआ टेक्सचुअल कंटेंट इन द लैंग्वेजेस प्रोवाइडेड बाय द टेक्स्ट एडिटर सच एज हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन। ठीक, द टेक्स्ट वंस रिटन इन द टेक्स्ट एडिटर कैन बी सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, तो अगर एक बार हम उस पर लिख देते हैं तो ये कहना चाह रहे हैं कि उसको हम सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज के लिए। जैसे हमने नोटपैड पे HTML की कोडिंग की और उसको सेव कर लिया तो वो सेव हो जाएगा हमारा। द टेक्स्ट कैन बी रिट्रीव्ड एंड एडिटेड लेटर ऑन एज एंड व्हेन नीडेड। तो वो जो टेक्स्ट हमने लिखा है, एडिट किया है, वो कभी भी हम रिट्रीव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं उसको, और जब भी हमें जरूरत हो। एडिटिंग द टेक्स्ट मीन्स दैट यू कैन इंसर्ट, अपेंड, डिलीट, फाइंड एंड रिप्लेस द टेक्स्ट। एडिटिंग द टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? अगर हम कोई टेक्स्ट को एडिट कर रहे हैं तो इट मीन्स, वो कहने का मतलब है
कि वहां पर या तो तुम कोई चीज इंसर्ट करा रहे हो या अपेंड कर रहे हो। अपेंड मतलब जोड़ना होता है। डिलीट कर रहे हैं, उसमें से कोई वर्ड हटा रहे हैं। फाइंड कर रहे हैं या कोई वर्ड को फाइंड आउट करा जा रहा है या उसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये चीजें सारे ऑप्शन जब हम परफॉर्म करेंगे, दिस इज कॉल्ड एडिटिंग द टेक्स्ट। ये पता है ना, क्लियर है? क्लियर आपको हुआ ये टेक्स्ट एडिटर? चलिए अब सेकंड देखिए, बैकअप यूटिलिटी क्या है। बैकअप अभी मैंने पीछे भी कई बार आपको बताया। बैकअप यूटिलिटी का यूज होता है कि अगर हमें, आपके मोबाइल में भी बैकअप डिवाइस होती है, आपने कभी कभी आप कोई चीज रीसेट करने से पहले चीजों का बैकअप लेते हैं, देखा होगा। इस ऑप्शन का कई बार मोबाइल में आपने यूज किया है किसी ने? तो ये बैकअप, यही बैकअप यूटिलिटी होती है। द बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू सिक्योर डेटा। ये हमारे डेटा को सिक्योर करने के लिए होता है कि मान लो आप अपना फोन रीसेट करने जा रहे हो, तो सब लोग कहते हैं ना अपना बैकअप सारा निकाल लो। तो आप सारी चीजों का बैकअप किसी में स्टोर कर लोगे, पहले लैपटॉप में कर लिया, मोबाइल से, ठीक है, या लैपटॉप को करने जा रहे हो फॉर्मेट, तो लैपटॉप से मोबाइल में कर लिया। तो इस तरीके से इन जनरल बैकअप signifies duplicating the data stored in the permanent storage disk so that it can be used in case of disk failure or when your original files and folders get damaged. You can use it to back up not only files or folders but also drivers. The main advantage of this utility is that the backed up data can be restored if the original files get damaged or lost. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें कहीं कभी अगर मान लो इन केस डिस्क फेल्योर हो जाए, सिस्टम फेल्योर हो जाए, तो अगर हमने उसका बैकअप ले लिया है तो हम बाद में उसको स्टोर कर सकते हैं। मान लो डिस्क फेल्योर हो गया, दोबारा हमने फॉर्मेट मारा, सिस्टम री इंस्टॉल किया, वापस अपना बैकअप उसमें इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, तो एक चीज आपने हमेशा देखी होगी कि जब भी वो काम हम लोग करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या जैसे फैक्ट्री वैक्ट्री में होता है ना, तो वहां अगर काम हो रहा है, दिन भर जो काम हुआ, उसके बाद लास्ट में उसका जो डेवलपर्स होते हैं, जो वहां पे आईटी डिपार्टमेंट देख रहे होते हैं या ईआरपी डिपार्टमेंट देख रहे हो, वो क्या करते हैं लास्ट टाइम में बैकअप जरूर लेते हैं पूरा सर्वर का, कि दिन भर में सर्वर पर जो भी चीजें हुई, जो भी अमेंडमेंट किया गया, डिलीट किया गया, इंसर्ट किया गया, सब उसका बाद में फाइनल जो कुछ हुआ उसका एक बैकअप इसलिए उठा लेते इन केस रात में अगर डिस्क फेल्योर हो गया, सर्वर डाउन हो गया, सर्वर डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो अगले दिन आएंगे तो वो डेटा कहाँ से मिलेगा, इसलिए वो बैकअप यूटिलिटी का यूज करके बैकअप लेते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसा सुना होगा। अभी मान लीजिए किसी के भैया दीदी अगर किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हो तो पूछना उनसे, वो बताएंगे कि बैकअप हाँ लिया जाता है, क्यों लिया जाता है उसका रीजन यही। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक? चलिए अब कंप्रेशन यूटिलिटी एक हमारे पास आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है भाई, देखो इसका काम कंप्रेशन का सीधा सा मतलब है कि जैसे आप लोगों ने ये सॉफ्टवेयर बहुत यूज किए होंगे, विनजिप, ठीक है, आप आर्काइव मैनेजर, विनजिप सॉफ्टवेयर वगैरह, जैसे कंप्रेस करना फाइल्स ऑफ कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, तो उनको क्या करना, कंप्रेस करना। कंप्रेस करने का मतलब जैसे तुमने देखा होगा कि जैसे किसी, अगर आप मान लो किसी को मूवी सेंड करनी है, कोई मूवी है, अब मूवी तो भाई 2 घंटे की होती है, अगर आप उसके साइज की भी बात करें तो वो जीबी में होगा या कम से कम एमबी में तो होगा ही। ऐसा किया है, डाउनलोड नहीं करते जैसे तुम लोग मूवी वूवी कोई डाउनलोड करी, ठीक है, तो अब अगर तुम्हें उसको किसी को मेल के थ्रू भेजना है तो मेल पे कभी भी ज्यादा साइज की फाइल डिलीवर नहीं कर सकते हम लोग। अगर बहुत ज़्यादा साइज की है वो फाइल तो डिलीवर होने में होती है डिलीवर, पर बहुत टाइम ले लेगा। तो एक कंप्रेशन यूटिलिटी भी हमारे पास बैक में होती है कि इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके हम वीडियो को कंप्रेस करते हैं और उसके बाद उसको डाउन इंस्टॉल अपलोड करते हैं या फिर किसी को भी सेंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारी ये जूम क्लास चल रही है, हेलो हेलो, ये जूम क्लास लेने के बाद देखो मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। इसके बाद जब क्लास ओवर होती है तो मैं ये जितने भी एमबी का, मान लो 500 एमबी का बन गया ये वीडियो, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको कंप्रेस करता हूँ कंप्रेशन यूटिलिटी का यूज करके। मेरे एक ऐप है मेरे में
जो कंप्रेस करता है, मतलब जो ऐप इंस्टॉल करते हैं ना कंप्रेशन के लिए, उस ऐप से मैं पहले इसको कंप्रेस करता हूँ। अगर 400 MB की फाइल है तो उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ 80 MB या 90 MB में। फिर वो तब जाके वो जो यूट्यूब पे वो उसको हम अपलोड करते हैं। जब वो अपलोड हो जाता है तब उसकी लिंक आपको ग्रुप में शेयर करते हैं। समझते हो, डायरेक्ट नहीं करते हैं। हाँ आयान क्या कह रहे हो? हेलो। रेजोल्यूशन चेंज होता है बेटा, उसी में तो पूछता है आपको किस पिक्सल्स में करना है। तो हम सबसे लो वाला चूज करते हैं, क्योंकि अगर हाई चूज करेंगे वो उतना ही डेटा ज्यादा खपत होगी ना, उसकी डेटा ज्यादा खा जाएगा। आप लो में करेंगे तो क्वालिटी थोड़ी भरी वैसी है, पर डेटा कम यूज होता है, क्योंकि नहीं तो ऐसे डेटा बहुत यूज हो जाएगा ना, और फिर वो अपलोड होने में भी बड़ा टाइम लेगा यूट्यूब पे। तो मैंने आपको देखो लिंक शेयर करता हूँ फिर वीडियो की। तो यही चीज, ये कंप्रेशन यूटिलिटी की वजह से होता है। आप मान लो 500 MB एक बार 1 GB का बन गया था, अब 1 GB का अपलोड होते होते पूरा डेटा मेरा खत्म हो गया, जीरो हो गया था, केबी 0 KB। अब बताओ, पूरा डेटा ही उड़ गया, क्योंकि हमने उसको कंप्रेस नहीं किया। उतनी चीजें डाउन अपलोड होने में टाइम लगता है। मार्केट में इसके कई सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। हाँ हेलो। उनको आप इंस्टॉल कर लीजिए, सिस्टम पे आप कर सकते हो कंप्रेस। क्लियर हुआ? और इसकी जो इन फाइलों का एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट रार फाइल होती है, डॉट जिप फाइल, डॉट टार फाइल, ये सब होते हैं इनका फुल फॉर्म। इनका मतलब एक्सटेंशन होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कंप्रेशन, समझ में आ गया सबको? अब हम देखते डिस्क फ्रेगमेंटर की बात करते हैं। डिस्क फ्रेगमेंटर क्या है भाई? ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये कह रहा है डिस्क फ्रेगमेंटेशन, disk defragmentation is a utility software program that tries to minimize the fragmentation on the disk. क्या कह रहा है? The operating system fragments a file when जब it becomes too large to be stored at a single location on the disk. The operating system splits the file in pieces and stores these pieces at different locations on the disk. As a result, the fragmented files takes considerably longer time to be accessed. The defragmenter locates the fragmented files on local volumes and rearranges these files to free space on the disk. The disk defragmentation process helps store files in cohesive units and free space in one cohesive block. ठीक है, तो देखो कहने का क्या मतलब है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर जो यूटिलिटी होता है ये मेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? ट्राइज टू मिनिमाइज द फ्रेगमेंटेशन ऑन द डिस्क। मतलब मान लो कोई बहुत बड़ी लार्ज फाइल है, ठीक है, तो उसको डिस्क पे आपको स्टोर करना है, तो वो ऐसे नहीं होता है। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, अगर बहुत ही लार्ज है और उसको किसी सिंगल लोकेशन पर डिस्क पे स्टोर करना है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो उस लॉन्गर फाइल को कई भागों में तोड़ लेगा, पीसेस में स्प्लिट करके डिफरेंट लोकेशंस पे उसको लोकेट कर देगा। ठीक है, ऑन द डिस्क पर। ठीक है, उसके बाद जो फ्रेगमेंटेड फाइल्स हो वो फ्रेगमेंट हो गया, फ्रेगमेंट बन गया, उनको फिर उनको क्या करता है, बहुत ज्यादा समय तक जो लॉन्गर टाइम तक एक्सेस नहीं हो रहे हैं तो उन फाइलों को अपने आप क्लीन कर देता है। बाकी जो फाइलें हैं वो एक जगह ब्लॉक में, कोई से ब्लॉक में स्टोर होके हम इसको यूज कर लेते हैं लोकल वॉल्यूम्स पे। क्लियर हुआ? हेलो, ये इसका काम होता है भाई। क्लियर है? चलिए, एंटीवायरस ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, और एंटीवायरस का काम आप जानते हैं, प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड वायरस अटैक। तो भाई कोई भी वायरस अटैक से बचाने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है भाई। पढ़ लो इसको, देख लो, इसमें बुलेट्स दिए हुए हैं, वो देख लो, इसके बुलेट्स भी पढ़ लीजिए। आगे चलें फिर हम, बताओ अगर उसमें कोई डाउट हो किसी में। फिर एक्सप्लोरिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखते हैं हम लोग, देख लो।
हाँ फिर बताओ, कोई डाउट पढ़ लीजिए उसको। हाँ विरल बताइए। हाँ बिल्कुल पूछिए। पावरफुल वायरस, वायरस पूछ रहे हो पावरफुल मतलब? हाँ देखो, एक तो वो डिस्क फेल्योर वाले होते हैं जो हार्ड डिस्क को क्रैश कर देते हैं, वो वायरसेस होते हैं। तो ट्रोजन वगैरह ज़्यादा हार्मफुल होते हैं बेसिकली, आप वॉर्म्स में भी आते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो डायरेक्ट हार्ड डिस्क को ट्रैक करते हैं, हार्ड डिस्क को फेल्योर कर देते हैं, तो वो वाले वायरस जल्दी नहीं हटते हैं। फिर उसका एक ऑप्शन होता है सिर्फ कि आप उसको क्या करें, सीधे फॉर्मेट मारें। फिर वो किसी भी एंटीवायरस से स्कैन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो बेसिकली डायरेक्टली वो हार्ड डिस्क पर कर देते हैं, जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, सीधे उसको हैक वो करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं फाइल्स को वहाँ से। तो वो फिर ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया फिर, पढ़ लिया आप लोगों ने? भाई बढ़े आगे। हेलो, हेलो। चलो देखिए, एक्सप्लोरिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में देखो, मैंने 3 सॉफ्टवेयर्स पीछे नाम आए थे। अब हम देखो, हमारा वो पार्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर का पूरा पार्ट खत्म हो गया। देखिए, एक पहले डायग्राम से मैंने बस समझाया था आपको सारी चीजें, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर्स और यूटिलिटी। अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो इसका सेकंड पार्ट था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इसमें 3 टाइप्स के सॉफ्टवेयर के बारे में एक ओवरव्यू दिया था। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, एक स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होता है, एक कस्टमाइज्ड होता है। ठीक है, तो फिर से मैं बताऊंगा। जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है वो क्या काम करता है भाई? देखो, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर मैंने बताया जितना भी, जैसे वर्ड वर्ड ठीक है, जो हमारा एम एस ऑफिस हो गया, एम एस ऑफिस में जितनी भी है, एम एस वर्ड, स्प्रेडशीट हो गया, एक्सेल हो गया, डेटाबेस प्रोग्राम हो गया, एक्सेस हो गया, पावर पॉइंट हो गया। तो ये सब जो चीजें हैं, ये जनरल पर्पज है, जो हमारे किसी पर्पज, किसी पर्टिकुलर टास्क, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाए, वो जनरल पर्पज होते हैं। भाई इन सब का तो यूज किया है ना आपने, ग्राफिक्स मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में, जैसे फ्लैश का, एडोब फोटोशॉप का यूज करना, इस तरीके से। स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में हमारे देखो वो सॉफ्टवेयर हो जाते हैं जो कि किसी भी, दैट इज क्रिएटेड टू एग्जीक्यूट ओनली ए स्पेसिफिक टास्क के लिए। जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे आपने सुना होगा टैली सॉफ्टवेयर का नाम सुना है, सुना है आई? हेलो, टैली सॉफ्टवेयर तो, एक टैली सॉफ्टवेयर होता है जो अकाउंट में यूज होता है। अकाउंट मतलब जैसे बेसिकली किसी स्कूल्स में अकाउंट सेक्शन है, तो वहां पर उसको मतलब आपकी जो पूरा लेखा जोखा होता है ना, तो फीस से रिलेटेड सारी चीजें हैं, उसके लिए अकाउंट में लेजर अकाउंट बनता है, उसमें आपका पूरी डिटेल्स होती है, बच्चे की कितनी फीस क्या। तो वो टैली सॉफ्टवेयर के थ्रू आसानी से हो जाता है, बड़े स्कूलों में होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी इसका यूज किया जाता है। फिर रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर हो गया, आप जानते हैं रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर केवल रेलवे रिजर्वेशन के लिए होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, एचआरएम, जो ह्यूमन रिसोर्स मतलब रिक्रूटमेंट करना है हमें, तो उसके लिए उससे रिलेटेड। अटेंडेंस सॉफ्टवेयर अलग होता है। पेरोल सॉफ्टवेयर होता है जिसमें एम्प्लॉयज की सैलरी के लिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जहाँ जो किसी फैक्ट्री वगैरह में यूज होता है कि हमारी इन्वेंट्री कितनी है, स्टॉक में कितनी चीजें हैं, क्या नहीं है, क्या चीजें और चाहिए हमें, कितना स्टॉक है हमारे पास, उसको ट्रैक करने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होता है। बिलिंग सॉफ्टवेयर वाला आपने देखा ही है कि जैसे हम मॉल में जाते हैं, तो वहां पे जाके हम जब कोई चीज परचेज करते हैं तो हमको उसका बिल मिलता है, वो बिलिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। ठीक है, और एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं कि जहां पर किसी भी पर्टिकुलर यूजर की नीड को पूरा किया जाए। सपोज
बैंक था, बैंक ने कहा कि हमारे काम बैंक में विड्रॉल होता है, डिपॉजिट होता है, लोन लोग लेते हैं, ठीक है, और एनईएफटी करते हैं, तो इसके लिए उन्होंने कहा हम एक सॉफ्टवेयर बना के दे दो। तो इन्होंने टीसीएस कंपनी से कहा और वो सॉफ्टवेयर जो बना, ठीक है, तो वो हमारा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। देखो बेसिकली आगे चल के आप पढ़ोगे कि सॉफ्टवेयर आर टू टाइप्स। सॉफ्टवेयर भी दो तरीके के होते हैं, एक प्रोडक्ट बेस्ड होता है, एक प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर हमारे यही जनरल पर्पस और स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, या स्पेसिफिक नहीं आएगा, आप टैली तो मान सकते हैं, पर जनरल पर्पस जो भी सॉफ्टवेयर होंगे वो हमारे प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि किसी भी कंपनी के द्वारा इन्वेंट किए जाते हैं। और जो भी प्रोजेक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर ही को हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें कोई प्रोजेक्ट मिला हो किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी को कि हाँ इस पर आपको कुछ बना के देना है, एक वेबसाइट क्रिएट करनी है और ये फलाना, और इसको हमको उस कंपनी को देना है, तो जिसमें यूजर की जो नीड्स है, किसी कंपनी की नीड्स को पूरा किया जाए उनके अकॉर्डिंग, तो वो हमारे कस्टमाइजर। समझ में आया? हेलो, क्लियर है? अब तुम इसको अब यहां से पेज नंबर 42 से लेके पूरा 46 तक पढ़ लो। जहां कोई लाइन में दिक्कत हो बताओ। मैं 15 मिनट आपको दे रहे हैं, 10 मिनट 12 मिनट, पढ़ो आराम से, एक एक लाइन पढ़ना, छोड़ना नहीं, पढ़ो उसको और बताओ। जहां तुम्हें कोई लाइन में डाउट आ रहा हो बताओ, उसको डिस्कस कर लेंगे। मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के थ्रू तुम्हें क्लियर कर दिया ये, क्योंकि ये सिंपल है, तुम जानते ही हो ये सब, बचपन से इस पे काम करते आ रहे हो, MS ऑफिस, MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल।